आदाब। लखनऊ डायरी में आपका इस्तकबाल है। नवाब सादत अली ख़ान के सिलसिले की दूसरी किस्म पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाइए। मैंने पहली किस्म में बताया था कि नवाब सादत अली ख़ान को क्यों हुकूमत मिली, अंग्रेज़ों ने अवध के आधे हिस्से पर किस तरह कब्ज़ा किया। अब इसके आगे की तारीख़ पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाइए। आधे अवध पर कब्ज़ा करने के बाद वेले जली की निगाह फ़र्रुखाबाद पर टिक गई और उसने अपने भाई आर्थर वेले जली को फ़र्रुखाबाद भेजा ताकि वो फ़र्रुखाबाद पर कब्ज़ा कर सके। आर्थर वेले जली ने मंसूबे के तहत फ़र्रुखाबाद पहुंचकर वहां के नवाब इमदाद हुसैन ख़ान को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश की कि वो 1 लाख रुपये सालाना पेंशन लेकर फ़र्रुखाबाद का इलाका कंपनी सरकार को दे दें। नवाब फ़र्रुखाबाद ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। इसके बाद गवर्नर जनरल ने नवाब इमदाद हुसैन ख़ान को लखनऊ बुलवाया और छल कपट का सहारा लेकर नवाब के सामने वो कागज़ पेश किया जिस पर पहले से ही नवाब इमदाद हुसैन ख़ान की मोहर लगी हुई थी। गवर्नर जनरल ने नवाब इमदाद हुसैन ख़ान को डरा धमका कर इस इक़रारनामे पर दस्तखत ले लिए, जिसके बाद फ़र्रुखाबाद का इलाका अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। इस तरह 4 जून 1802 में 1,08,000 सालाना पेंशन कबूल करके नवाब इमदाद हुसैन ख़ान अपने अहले ख़ानदान के साथ फ़र्रुखाबाद छोड़कर बरेली चले गए। इस तरह 1802 तक अवध का आधा इलाका और फ़र्रुखाबाद पर कब्ज़ा हो जाने के बाद अंग्रेज़ों ने नवाब सादत अली ख़ान से इक़्तिसादी मदद मांगना बंद कर दी। अंग्रेज़ों की तरफ से राहत मिलने के बाद नवाब सादत अली ख़ान अपनी बची हुई हुकूमत, जिसमें फैज़ाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, खैराबाद, लखीमपुर वगैरह शामिल थे, उनके निज़ाम को मुस्तहकम बनाने और अपनी सरहदों को मजबूत करने में लग गए। इस मुख्तसर से इलाक़े की आमदनी बढ़ाकर ख़जाना शाही को भरने की कोशिश की और आवाम को राहत पहुँचाने के लिए कवानीन बनाए। इस काम में उनके दीवान राजा दया कृष्ण, वज़ीर हकीम मेहदी अली ख़ान और वज़ीर राजा बाल किशन ने बहुत साथ दिया। उनकी मेहनत ईमानदारी का नतीजा ये निकला कि अवध के हालात सुधरने लगे, अवाम भी खुशहाल हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी में वारेन हेस्टिंग के बाद वेले जली दूसरा शख्स था जो पहले मुकामी राजाओं से दोस्ती करता और फिर उनके इलाकों को हड़पने में मक्कारी और चालबाजी से काम लेने में गुरेज नहीं करता था। इन दोनों की मक्कारियों के ख़िलाफ़ ब्रिटिश पार्लियामेंट में सवाल उठाए गए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनके ख़िलाफ़ एक फ़र्ज़ी मुकदमा कायम किया। कुछ दिन बाद इन दोनों को क्लीन चिट दे दी गई। नवाब सादत अली ख़ान के निज़ाम हुकूमत को देखकर नवाब और उनके वज़ीरों से अंग्रेज़ हमेशा नाराज़ रहे। इन लोगों की मेहनत का नतीजा ये निकला कि अवध ने खूब तरक्की की, अवाम खुशहाल हो गए, हर तरफ अमन और चैन की हुकूमत कायम हो गई। अंग्रेज़ चाह कर भी नवाब पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए अंग्रेज़ उनकी जान के दुश्मन बन गए। नवाब सादत अली ख़ान बहुत दूर अंदेश थे। हुकूमत मिलने के बाद उन्होंने अल्लामा तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ान को एक फरमान लिखकर कलकत्ता के लिए रवाना किया और कहा कि वहाँ सब तुम्हारे साथ बहुत इज़्ज़त और एहतराम से पेश आएंगे। अल्लामा तफज़्ज़ुल हुसैन नवाब साहब की इस हिकमत अमली को न समझ सके और कलकत्ता चले गए, लेकिन चंद माह बाद मायूस होकर लखनऊ वापसी का सफ़र इख्तियार किया। रास्ते में ही बीमार पड़ गए और हज़ारीबाग पहुँचकर 1799 में उनका इंतकाल हो गया। उनके भाई सलामुल्लाह ख़ान ने उन्हें हज़ारीबाग में ही दफन कर दिया। इस तरह नवाब सादत अली ख़ान ने तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ान से छुटकारा हासिल कर लिया। लखनऊ में अंग्रेज़ी फ़ौज की छावनी दरियाए गोमती के उस पार फौजदार खान की हवेली के करीब थी। इस जगह दरिया पार करने के लिए कश्तियों का पुल था। एक दिन नवाब सादत अली ख़ान सुबह की सैर को दरिया पार जा रहे थे। एक अंग्रेज़ ब्रिगेडियर जिसका बंगला पुल के करीब था, वो मिजाजन बदतमीज़ था, अक्सर राह चलने वालों को परेशान किया करता था। जिस वक्त नवाब साहब की सवारी पुल से गुजर रही थी, उस वक्त पहरे पर मौजूद अंग्रेज़ी फ़ौजियों ने नवाब की सवारी के आगे बढ़कर रोक लिया और कहा कि शोरगुल मत मचाओ, ब्रिगेडियर साहब नाराज़ हो जाएंगे। नवाब सादत अली ख़ान मसलहतन खामोशी इख्तियार किए हुए वापस आ गए। ब्रिगेडियर और उसके सिपाहियों की शिकायत रेजिडेंट से की और एक ख़त इस सिलसिले में गवर्नर जनरल को भी लिखा। गवर्नर जनरल ने नवाब सादत अली ख़ान को जवाब में लिखा कि अगर हुजूर को तकलीफ़ होती है तो इस छावनी को यहाँ से हटा दिया जाएगा। आप कोई मुनासिब जगह तजवीज़ फरमा दें ताकि छावनी को मुंतकिल किया जा सके।
اس کے بعد نواب سعادت علی خان کی تجویز پر یہ چھاونی مڑیاؤں میں منتقل ہو گئی۔ نواب سعادت علی خان مسند نشینی کے بعد 5 سال تک دولت خانہ آسوی میں رہے۔ کبھی کبھی نشاد باغ یا پسند باغ بھی چلے جاتے تھے۔ آپ نے راجہ مہرا کی معرفت دریائے گومتی کے کنارے کوٹھی کلاں تعمیر کرائی تھی۔ یہ کوٹھی آج بھی موجود ہے، جو کہ کلا کوٹھی کے نام سے مشہور ہے، مگر اب یہ لالا کھلگن جی کی ملکیت میں ہے۔ کمال الدین اکبر اپنی کتاب قیصر التواریخ میں لکھتے ہیں کہ نواب سعادت علی خان نے خواب میں دیکھا کہ ایک شہید مرد جن کی قبر املی کے درخت نیچے ہے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں شراب پینے سے منع نہیں کرتے، لیکن تم کسی اور مقام پر پیا کرو۔ صبح ہوئی تو نواب صاحب نے یہ خواب اپنے مقربین سے بیان کیا۔ دوسری شب بے خودی میں تھوڑی شراب اس شہید مرد کی قبر پر چھڑکوا دی۔ جب آرام کرنے پلنگ پر لیٹے تو کسی طاقت نے پلنگ کو زمین سے گز بھر اونچا کر کے الٹ دیا۔ نواب صاحب اس کے نیچے دب گئے اور چلا کر پکارے، یا حضرت عباس مجھے بچائیے، یا حضرت عباس مجھے بچائیے۔ اس کے بعد بیمار پڑ گئے۔ نواب صاحب انگریزی علاج سے بہت ڈرتے تھے۔ جب حکیم کچھ نہ کر سکے تو مجبوراً ڈاکٹر لا صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے علاج کے ساتھ ساتھ آب و ہوا کی تبدیلی کا بھی مشورہ دیا، اس لیے نواب صاحب دریا کنارے جنرل مارٹن کی کوٹھی میں منتقل ہو گئے۔ وہاں خدا کے فضل و کرم سے جلدی شفا یاب ہو گئے۔ چونکہ آپ نے وہیں غسل صحت کیا تھا، اس لیے اس کوٹھی کا نام فرابخش رکھا۔ جب یہ کوٹھی نیلام ہوئی تو 55,000 روپے میں اسے خرید لیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد نواب سعادت علی خان درگاہ حضرت عباس تشریف لائے، نذر و نیاز کا اہتمام کیا اور اسی دن سے شراب چھوڑنے کی قسم کھائی اور مرتے دم تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ نے درگاہ حضرت عباس کے مکان کو کشادہ کروایا، ایک عالی شان دروازہ بھی لگوایا اور ایک سنہری گنبد بنوایا۔ اس کی آرائش کا سامان کیا، ایک پہرے دار اور ایک داروغہ ملازم رکھا۔ نواب سعادت علی خان کے زمانے میں ہی تال کٹورے میں کربلا الماس علی خان تعمیر ہوئی، جس کی تفصیل آنے والی سیریز لکھنؤ کے امام باڑوں اور کربلاؤں میں پیش کی جائے گی۔ نواب سعادت علی خان نے بڑی جفاکشی سے حکومت چلاتے ہوئے لکھنؤ میں بہت سی عمارتیں بھی بنوائیں، جس کا مختصر ذکر اگلی قسط میں کیا جائے گا۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ نواب سعادت علی خان کے سلسلے کی اگلی قسط جلدی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔